हेलो बच्चे लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं उन्नयन का मतलब क्या है। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। अवाष्पशील विलेय जब मिला देते हैं किसी विलायक में तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले शुद्ध विलायक में जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बॉयल हो रहा था, उबल रहा था, अब उतने तापमान में नहीं उबलेगा, उससे ज़्यादा तापमान में अब वह उबलेगा जब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो ये होता है उन्नयन का मतलब। अब क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। पुरानी परिभाषा बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वह उबलने लगता है उसे कहते हैं उसका क्वथनांक। जैसे पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है तो पानी का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड है। यहाँ तक ठीक है, कोई गलत परिभाषा नहीं है, आपने सही सीखा है, सही सुना है। अब हम इस चैप्टर में उसको हम वाष्प दाब से रिलेट करके एक नई परिभाषा आपको बता रहे हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर और वाष्प दाब में क्या संबंध है। तो देखिए, जब कोई भी द्रव उबलना शुरू करता है तो उबलने से पहले हम उसको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर देते हुए उसको हीट करते हैं तो वहाँ से कुछ वेपर निकलने लगता है। वो वेपर जब उठते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब उसके ऊपर कार्य कर रहा है। हमेशा हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब कार्य करते रहता है, जिसका मान एक वायुमंडलीय दाब माना गया, 1 atm माना जाता है। तो वह जो वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर कार्य कर रहा है और किसी भी द्रव को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके वाष्प ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऊपर से वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर कार्य कर रहा है और वेपर ऊपर उठ रहे हैं। तो ये वेपर तब तक ऊपर की ओर नहीं उठ पाते हैं जब तक उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर इनका प्रेशर नहीं लग जाता है। जैसे आपके ऊपर कोई आपको ऐसे ढक्कन से ढक दिया है या आपके ऊपर कोई चीज़ ऐसे दबा दी तो आप नीचे से उसको ऊपर उठाएंगे ऐसा, तो तब तक आप उसको हटा नहीं पाएंगे जब तक ऊपर से लगने वाले बल या दाब के कम से कम बराबर नहीं हो जाएगा। और उससे जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा आप उसको धकेल देंगे, उसको बाहर हटा देंगे, उसको हटा सकेंगे। तो वैसे ही जो वेपर इसमें बन रहे हैं वो वायुमंडलीय दाब के कम से कम बराबर होना चाहिए, उसके बाद वो उबलने लगता है। तो वाष्प दाब से संबंधित अब परिभाषा क्या बन जाता है, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो फ्रीली वो लोग वेपोराइजेशन करने लगते हैं, वाष्पन होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं उबल रहे हैं। उबलने का मतलब वहाँ का है सारे के सारे अणु जो हैं वो वेपर फेस में जाने के लिए तड़प रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, जाने की तैयारी में लगे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उबलना। तो उस समय एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उनका वाष्प दाब। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब से संबंधित परिभाषा। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस सतह का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वही क्वथनांक बढ़ जाता है जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। तो जितना ज़्यादा अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, जितना ज़्यादा उसमें कणों की संख्या होगी, वह उन्नयन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, फिर हम सिद्ध करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए हम ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, ये देखिए, इधर हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इधर टेम्परेचर ले लेते हैं। तो हमको मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो द्रव या विलायक में वो धीरे धीरे उसका वाष्प दाब बनने लगता है। तो कुछ इस तरीके से वो बढ़ता है, यहाँ बढ़ाए तो बढ़ा, यहाँ बढ़ाए तो फिर वाष्प दाब थोड़ा बढ़ा,
शुरू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाने से कुछ इस तरीके का ये हमको ग्राफ मिलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक का वक्र है, प्योर सॉल्वेंट। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस टेम्परेचर पर आकर के वह उसका वाष्प दाब जो है वो 1 atm हो गया। यहाँ पर वाष्प दाब 1 atm हुआ है, तो उससे जो यहाँ पर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमको दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग के लिए बी लिखे, टेम्परेचर के लिए टी लिखे, और ये जो नॉट दिए हैं, जीरो दिए हैं, वो हमारा शुद्ध विलायक के लिए पहचान। अब देखेंगे क्या करते हैं उसमें। अब उसको वापस उस विलायक को लाते हैं और उसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। शुगर मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, और दोबारा फिर उसको जब गर्म करते जाते हैं तो वो उस तरह से हमको कुछ मिलता है ऐसा। ये देखिए हर पॉइंट पर उसका टेम्परेचर कम ही रहा है। बॉइलिंग जब उसमें अवाष्पशील मिलाते हैं तो यहाँ पर भी कम टेम्परेचर पर वाष्प बन रहा है, इसका भी कम वाष्प बन रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर कम वाष्प बन रहा है, और ये बढ़ते 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 यहाँ पर ये अब ये 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये यहाँ जो जिस टेम्परेचर पर यहाँ अब उबल रहा था, वो इस टेम्परेचर पर न उबलते हुए अब इस टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं TB, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का बॉइलिंग टेम्परेचर ये हो गया। इस टेम्परेचर पर आकर वो 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका वेपर प्रेशर हुआ है। तो ये जो इंक्रीज टेम्परेचर हमको मिल रहा है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यही है उन्नयन, डेल TB लिखा जाता है इसको। अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ये जो डेल TB है ये एक्चुअल में क्या है, क्वथनांक में उन्नयन यही है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को बोलेंगे EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए ज़्यादा वाला विलियन का है तो TB माइनस TB नॉट लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आया, कितना बढ़ा, उसको हम विलियन का क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि हाँ इतना डिग्री बढ़ गया जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ते हैं कि हमको ये सिद्ध करना है कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसको आगे हम कुछ समीकरण प्राप्त करते हैं और उससे हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेल TB है, इसको जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा, ये हमारा डेल TB है, ठीक ये, और यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है, ये शुद्ध विलायक, ये वाला पॉइंट जो है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है PA0, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, विलियन का वाष्प दाब, जिसको कुछ किताबों में PS लिखा रहता है, हम लोग PA लिख करके समझ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आया है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच की डिफरेंस जो है, यही हमारा डेल TB है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल TP, मतलब वाष्प दाब में अंतर। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि यह डिफरेंस बढ़ेगा तो वाष्प दाब में डिफरेंस भी बढ़ेगा। यदि इसको हम बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ हमारा ऐसा मिला हुआ है, ठीक। तो यदि हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से ये बढ़ता जाएगा ऐसा, तो देखिए ये भी बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, पहले यहाँ तक था ये और ये था, अब ये बढ़ गया, मतलब वाष्प दाब में डिफरेंस बढ़ेगा
तो बॉइलिंग टेम्परेचर में भी डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर में जो एलिवेशन हो रहा है वो वेपर प्रेशर में भी एलिवेशन के समानुपाती है। वाष्प दाब में उन्नयन हो रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर में भी उन्नयन हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अंतर जो है वो क्वथनांक में उन्नयन के अंतर के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ से एक रिलेशन समझे। तो अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बराबर करके कोई कांस्टेंट के लिख दिए और डेल पी। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं तो हमको क्या मिलता है, डेल पी एक्चुअल में है क्या, शुद्ध विलायक और विलयन बनने के बाद ये वाष्प दाब में अंतर, जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय इसका एल वी पी, इसको कहा जाता है एल वी पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही जो वैल्यू है यही हमारा डेल पी है। डिफरेंस बिटवीन प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के अंतर को भी डेल पी कहते हैं, ये वाला। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए। अब ये वैल्यू हम फिर रख सकते हैं इसके जगह में, या डायरेक्ट भी हम लोग रख सकते थे। इसके बदले में हम यहाँ से डायरेक्ट इसको भी रख सकते थे, अब यहाँ रख दिए तो कोई बात नहीं। हम लिख देंगे इसको पी ए नॉट एक्स बी। यहाँ से डायरेक्ट भी इस स्टेप में आ सकते हैं, इसको लिखने की इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं फार्मूला में। ये देखिए पी ए नॉट वैसी वैसे रहेगा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हम लोग लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन। अब हम जान रहे हैं क्या कि हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सही कैलकुलेशन हो, इसके लिए उसमें विलय का जो मोल फ्रैक्शन है बहुत ही कम होता है। अत्यंत तनु विलयन में हम इसको देखते हैं तो सही आता है। तो अत्यंत तनु विलयन के लिए ये जो है एक की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए लिखा जाता है कि एन ए प्लस एन बी को लिख दिया जाता है एन ए। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको रख देते हैं इसमें, तो डेल टी बी इज इक्वल टू हमको मिल जाता है के। इसको हम अब नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो पी ए नॉट एन बी अपॉन एन टी आई। ठीक, अब इसको इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो हम एन बी को ऐसे कैसे रख देते हैं, एन ए को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेल पी बी इज इक्वल टू के पी ए नॉट, ऐसा कैसे रख देते हैं, एन बी को भी ऐसे कैसे रख देते हैं, एन ए को लिख देते हैं हम लोग मोल्स के डेफिनेशन से, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ऐसा। अब उसको फिर मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा तो हमको क्या मिल जाता है, ये ऊपर चला गया, इसको हम इसके साथ में लिख दिए। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, इसको हम अलग कर दिए। ये एन के ऊपर गया और ऊपर जाके इनके साथ में इसको हम लोग लिख दिए, तो ये अलग हो गया। अब देखिए ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही,
ये Pa0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी कांस्टेंट है और विलायक का मोलर मास भी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट और इक्वालिटी साइन के बदले में हम लोग समानुपातिक चिन्ह लगा देते हैं। और ये क्या है, इसको भी आप परिचित हैं इससे। विलेय के मोलों की संख्या पर ग्राम में 1 किलोग्राम विलायक में, ये विलायक है, उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलालिटी कहते हैं, मोललता, स्मॉल एम। ये हमको देखिए ये क्या प्रूव हो गया, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है वो विलयन की मोललता पर निर्भर करता है या उसके समानुपाती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो क्या प्रूव हो गया, डेल टीबी जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिद्ध हो गया। तो जब कभी भी आपको पूछा जाए या क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो आपको यहीं से शुरू करना है। पूरा ग्राफ हल करते हुए आपको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ आपको सिद्ध कर देना है कि ये मोललता के समानुपाती है। तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसी क्वथनांक में उन्नयन से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र। अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये डेल टी बी इक्वल टू हम लोग लिखे थे कि Pa0 Ma और हमको मिला था क्या, मोलैलिटी। तो इन सभी कांस्टेंट के लिए एक नया कांस्टेंट हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर, कि बी लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और ये हो जाएगा मोलैलिटी। ये के भी हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, सभी विलयन के लिए या विलायक के लिए अलग अलग होगा। इसका मोलैलिटी जब 1 हो जाए, किसी विलयन की मोललता 1 हो जाए, तो जो उसमें क्वथनांक में उन्नयन आएगा वही उसका केबी होगा। कैसे, जैसे आप ग्लूकोज का 180 ग्राम ग्लूकोज ले लिए, 1 मोल मतलब 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज लाइए, बाजार से पैकेट में मिलता है, 1 किलोग्राम पानी में घोल दिए, वो बन गया हमारा 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले शुद्ध पानी, पहले सिर्फ पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर हमको मिल रहा था 100 ग्राम में, अब 180 ग्राम ग्लूकोज को उसमें घोलने के बाद वह बन गया अब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। तो उसका क्वथनांक में उन्नयन कितना आता है, तो ये जितना आपको मिलेगा वही आपका क्वथनांक में उन्नयन ही केबी का मान मिलेगा। तो यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो क्वथनांक में उन्नयन ही उसका केबी होता है, हो जाता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो केबी मोललता के सूत्र से हम लिखेंगे WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये मोललता की परिभाषा से हम लोग इस सूत्र हम जान रहे हैं, इसको रख दिए। ये हमारा ऑलरेडी फार्मूला आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा इधर चाहेंगे तो इधर ऐसे लिख देंगे, AB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, इसको हम यहाँ लिख देते हैं डेल TB इंटू WA। ये हमारा फार्मूला आपको मिल गया। किसी भी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र हो गया क्वथनांक में उन्नयन से। ये सूत्र हमको, ये देखिए क्वेश्चन है, सुक्रोज का विलयन है जिसमें 68.4 ग्राम सुक्रोज घुला हुआ है 1000 ग्राम जल में, जिसके लिए केबी का मान दे जाए। केबी का मान हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा। तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, तो हम फार्मूला लिख देते हैं डेल TB इज इक्वल टू KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। देखिए क्या कर दिया, KB हमको यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, WB क्या हो जाएगा हमारा, विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है 68.4
4 ग्राम। उसके बाद MB विलेय का अनुभार सुक्रोज का जनरली दिया भी रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा 342 ग्राम इसका मोलर मास होता है। और उसके बाद हमारा क्या चाहिए, WA विलायक का कितना ग्राम है, तो 1000 ग्राम। इसमें रख देंगे हम 0.52 इंटू WB 68.4 इंटू 1000 हो गया, और 342 गुणित WA कितना है 100। ये देखिए, इसको हम 2 जीरो यहीं पे काट दिए। उसके बाद दशमलव को आप पूर्णांक संख्या में बदल दीजिए, आसान होता है हल करना। जो पूर्णांक हैं जो बचे उसको वैसे ही वैसे लिख देंगे, ऊपर में 10 जो बचा हुआ है यहाँ से। तो अब देखिए, इसको हम दशमलव को भिन्न नंबर लेंगे तो यहाँ 1 और 2 शून्य, यहाँ से 100 मिलेगा और यहाँ से 10, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 1000। ठीक है, और ये इसके साथ फिर कट गए। अब इसको आप काट देंगे 0.104 इस तरह से आप आता है। इसको देखिए क्या आ गया, हमारा क्वथनांक में उन्नयन आया है। प्रश्न पूछा है क्वथनांक विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ये आंसर नहीं है, यहाँ पर बहुत गलती होता है, डायरेक्ट इतना लिख करके आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे डेल TB इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े, TB माइनस TB नॉट। ये हम लोग फार्मूला हमको पता है, तो इस फार्मूला में हम रखेंगे। क्या निकालने का पूछ रहा है, विलयन का क्वथनांक। ये है विलयन का क्वथनांक, तो हम इसको एक बार रीअरेंज कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो डेल TB प्लस TB नॉट इज इक्वल टू मिल जाता है TB। ये हो गया विलयन का क्वथनांक, इन दोनों के योगफल से हमको मिलेगा। ये हमारा कितना आया है, कितना है 0.104 और प्लस ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसको हमको केल्विन में रखना है। ये जो है सब केल्विन में है, तो 273 जोड़ देते हैं, तो 273 धन 100 373 केल्विन हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 373.1 केल्विन हमको मिलता है आंसर। दूसरा देख लेते हैं, प्रश्न है बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 1.8 ग्राम विलेय, कोई भी विलेय पदार्थ को मिला दिया गया है तो उसके क्वथनांक वर्ग कितना हो गया, तो उसका मोलर द्रव्यमान निकालिए। उस विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। देखिए सूत्र लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर दिया देख लीजिए, के भी दे दिया है, डब्ल्यू भी हमारा कितना है, विलेय का 1.8 ग्राम। इसके बाद MB क्या है, इसी को हमको निकालना है, और WA विलायक का कितना ग्राम गया, 90 ग्राम बेंजीन में घुला गया। और क्या दे दिया हमको, शुद्ध विलायक बेंजीन का क्वथनांक इतना है और बढ़कर कितना हो गया है। मतलब क्या था हमारा, TP नॉट पहले था ये 353.23 केल्विन, और TB हो गया है, बोल रहा है कितना, 354.11। तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको निकालना है, तो इसको इसका मान हमको चाहिए। तो डेल TB इज इक्वल टू हमको क्या मालूम है, ये माइनस ये होता है TB माइनस TB नॉट। इसको करेंगे 354.11 माइनस 353.23, क्या आ जाता है 0.88 केल्विन। इसको हम इसमें रख देना है। अब इसको हम इधर लिख देते हैं रीअरेंज करके, तो ये हो जाएगा हमारा के बी का मान कितना हो गया, 2.53 गुणित 1000। इसको इधर लिख दिए हैं, इधर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। WB
1.8 बटे, ये अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको हम यहाँ लिया है तो हो जाएगा 0.88 इंटू WA कितना है, वहाँ पे लिखा हुआ है 90 ग्राम। दशमलव को पूर्णांक में बदल दीजिए, 253 गुणित 1000 गुणित 18 बटे 88 गुणित 90। तो इसके बदलने के लिए 1 और 2 शून्य, 100 यहाँ से आया और यहाँ से 10, 1000। नीचे में भी दशमलव आ रहा है तो 1 और 2 शून्य, ऊपर में 100 का गुणा। अब कटा देते हैं, 1 2 3 4 शून्य, 1 ग्राम 57.8 ग्राम पर मोल। इस तरह से हमको आंसर इसका मिलता है, उस विलेय का अनुभार। तो ये हो गया कंप्लीट। क्वथनांक में उन्नयन, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है उसको सिद्ध कर लिए, उससे आणविक द्रव्यमान को निकालने के सूत्र निकाल लिए और उससे आंकिक प्रश्न का अभ्यास। अब हम देखते हैं चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक क्या है पहले उसको देख लेते हैं। आप लोगों को पहले से पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी द्रव को जब ठंडा करते हैं तो वह एक न्यूनतम तापमान पर आकर के ठोस में बदल जाता है, उसी तापमान को हिमांक ताप कहते हैं। अब हम उसको वाष्प दाब से रिलेट करके डेफिनेशन बताते हैं जो हमारे यहाँ काम का है। तो कोई भी ठोस का लगभग 0 होता है, लेकिन कुछ न कुछ होता है। सभी ठोस की वेपर प्रेशर कुछ न कुछ होता है जिसको जो मेजरेबल नहीं होता है लेकिन होता है। तो जब कभी भी किसी द्रव को हम ठंडा करते करते जाते हैं तो उसका वाष्प दाब भी घटने लगता है, और घटते 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 उसका वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब वह ठोस में बदलने लगता है। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब किसी द्रव के तापमान को घटाते घटाते जाते हैं तो घटाते घटाते एक न्यूनतम ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी तापमान को हम कहते हैं हिमांक ताप। जैसे पानी को घटाते घटाते जाते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वाष्प दाब उसके बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हिमांक ताप कहलाता है। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है, किताब में प्रिंट रहता है उसको वो समझ नहीं आता कैसे वो ग्राफ एक्चुअल में बना हुआ है। इसको देखिए आपको समझाते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये है वेपर प्रेशर, ये हमारा टेम्परेचर। तो बॉइलिंग वाले हम लोग ऐसे समझे थे, तापमान बढ़ाते गए थे, ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हम ग्राफ को यहाँ पर उधर से आएंगे क्योंकि टेम्परेचर हम घटा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है रूम टेम्परेचर, और उसको हम यहाँ पर उसका वाष्प दाब सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर है। 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब है। अब टेम्परेचर घटाते घटाते जा रहे हैं तो उसको वाष्प दाब गिरते जाएगा, इस तरह से वाष्प दाब गिरते गिरते जाता है और यहाँ पर आकर के वो बर्फ में बदलने लगता है। पानी की हम बात कर ले रहे हैं तो इसका यहाँ से यहाँ तक उसका क्या था, द्रव प्रावस्था वक्र है। इसको लिख देते हैं हम ए और बी, और यहाँ से नीचे इस तरह से आने पर उसका ठोस प्रावस्था मिलता है। ठोस का जो वेपर प्रेशर का कर्व आता है ऐसा सीधा आता है, द्रव के लिए थोड़ा सा इस तरह से कर्व की तरह होता है। तो यहाँ पर उसका हो गया, अब ये ठोस में बदलने लग गया तो इसको बोलेंगे PA0, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ से वो ठोस में बनना शुरू हो गया और इस न्यूनतम तापमान को बोलेंगे TF0, फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब इसमें जब हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वापस से यह इस तरीके का हमको कर्व मिलता है। इसको हम लिख देते हैं, मान लीजिए C और D। ये है प्योर सॉल्वेंट और ये हमारा सॉल्यूशन। ये वाला CD कर्व जो है वो हमारा सॉल्यूशन का है।
अब देखिए वो यहाँ पर आकर के ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, विलयन। अब आसपासी विलय मिला देने के बाद विलयन का जो अब यहाँ पर आकर के बर्फ में जमना शुरू हो रहा है। तो ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये है विलयन का वाष्प दाब, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं विलयन का फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखिए पहले शुद्ध था तो इस टेम्परेचर पर वह बर्फ में जम रहा था और वो घट गया है। तो ये जो डिफरेंस हमको मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ। इसी को हम कहते हैं डी एफ पी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डेल टी एफ, इसको हम लिख देंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाला पहले लिखेंगे टी एफ नॉट माइनस टी एफ। देखिए यहाँ पर बच्चे लोग रट लेते हैं, वो गलत होता है। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे क्या था, टी बी माइनस टी बी नॉट था। तो विलयन बनने पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ को पहले लिखेंगे माइनस उसका कम वैल्यू, हमेशा डिफरेंस ज़्यादा में से कम को करते हैं। यहाँ पर विलयन बनने पर उसका हिमांक अवनमन हो गया है, तो उच्च वैल्यू इसका है तो इसमें माइनस में करेंगे। ये हो जाता है हमारा डी एफ पी। अब देखिए हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आगे बढ़ेंगे, लिख देंगे डेल टी एफ समानुपाती डेल पी। इसके पहले भी क्वथनांक में तो वही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमारा ये जो है हमारा डेल पी है, और ये हमारा डेल टी है एफ, डेल टी एफ। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि ग्राफ को हम ऐसे करके ऐसे ले आएंगे तो देखिए ये बढ़ा तो ये जो डिफरेंस हमारा, ये भी डिफरेंस बढ़ गया, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों समानुपातिक होते हैं। यदि हिमांक में अवनमन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस भी बढ़ता है। तो इस तरह से इन दोनों में संबंध होता है, और इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं बराबर करके के डेल पी, और इसका मान हम अभी सीख चुके हैं। क्वथनांक उन्नयन में बताया गया है राउल्ट के नियम से। डेल पी हमारा क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए होता है, और उसके बदले में हम लोग और एक वैल्यू रख देते हैं कि एक्स पी ए नॉट एक्स बी। ये कहाँ से आया आपको बताया जा चुका है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको कि पी ए नॉट ऐसा कैसे रहेगा, एक्स बी को हम लिख देंगे एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। फिर वही हमारा क्या कहा गया है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए विलय अत्यंत कम होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तो एन बी बहुत लेस देन 1 होना चाहिए। तो एन ए प्लस एन बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन ए। यस सर। अब हम इसको एन बी को ऐसे कैसे रख देते हैं, एन ए को मोल्स के डेफिनेशन से इसको लिख देते हैं। बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, के पी ए नॉट, के पी ए नॉट और एन बी, और एन ए को लिख देते हैं हम लोग डब्ल्यू ए बटे एम ए। अब ये बटा का बटा ऊपर चला जाएगा, इस एम ए को हम इन दोनों के साथ लिख देते हैं और इन दोनों को एक साथ, ए पी ए नॉट एन ए, ये ऊपर जाकर उनके साथ में बोल लिया, और एन बी बटे डब्ल्यू ए। ये देखिए ये क्या है, मोलारिटी, मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक में। तो हम लोग इसको लिख देंगे डेल टी एफ इज इक्वल टू के पी ए नॉट एम ए इंटू मोलारिटी। अब ये देखिए सब के सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, विलायक का वाष्प दाब कांस्टेंट, उसका मोलर मास भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी साइन के बदले हम लोग समानुपातिक चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए ये सिद्ध हो गया हमारा
हिमांक में अवनमन एक यह मूललता पर निर्भर करता है, तो एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ तक आप लिखोगे, आंसर कंप्लीट। अब यहीं से इसके अवाष्पशील विलयक आणविक द्रव्यमान निकालने के सूत्र यहीं से हम लिख देते हैं। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। डेल टी एफ यहाँ से के पी ए नॉट एम ए मोलालिटी, ऐसा। इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों कांस्टेंट के लिए एक नया कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं के एफ। फ्रीजिंग वाला हो इसे के एफ लिख देंगे और मोलालिटी। और फिर वही है के एफ हम निकाल सकते हैं, इसका मान जब 1 हो जाएगा, मिलियन की मोलालिटी 1 हो जाएगा, जो हिमांक में अवनमन है वही उसका के एफ होता है। वही काम फिर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। पहले हम 180 ग्राम ग्लूकोज ले आएंगे, ग्लूकोज को डालने के बाद ठंडा करते जाएंगे, कितने पर वह जो है बर्फ में बदलता है। तो इसका वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली 1.8 डिग्री आसपास अंतर आता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम इसमें मोलालिटी का फार्मूला से हम WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये फार्मूला मिल गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो MB यहाँ पर आ जाएगा, EF WB 1000 अपॉन TF इंटू WA, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक, चलिए कुछ अंक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए प्रश्न, ग्लूकोज का एक विलयन है जो 80.2 ग्राम जल में इतने ग्राम ग्लूकोज घोलकर बनाया गया है। जल का केएफ दे दिया है, बताइए। ये देखिए ग्लूकोज को घोलते हैं जल में तो उसका केएफ इतना होता है 1.8, ये भी आप जान लीजिए। चलिए अब सूत्र लिख देते हैं हम लोग। डेल टी एफ बराबर हमारा फार्मूला बनता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू, देखिए क्या क्या हमको यहाँ पर दिया हुआ है, के एफ दे दिया है, कितना दिया है 1.86 केल्विन पर मोल। और क्या चाहिए हमको, डब्ल्यू बी, विलय का दिया गया द्रव्यमान, डब्ल्यू बी हमको दिया हुआ है 0.52 ग्राम। और क्या दिया है हमको, क्या चाहिए एम बी, ग्लूकोज का अनुभार आपको याद होना चाहिए या निकाल सकते हैं। और डब्ल्यू ए विलायक का दिया गया द्रव्यमान 80.2 ग्राम जल, 80.2 ग्राम जल रख देते हैं वैल्यू। दशमलव वाली संख्याओं को पूर्णांक में बदल दीजिए। बाकी सब ऐसा कैसा लिख देते हैं अभी 80, ये इसको भिन्न अंक बदलेंगे तो 1 और 2 शून्य, यहाँ पर 1 और 2 शून्य मतलब 4 शून्य, 1 2 3 4। ऊपर के दशमलव बदले तो कितना आया, नीचे में भी दशमलव है, 0.1, ये चारों शून्य 1 2 3 4, इन चारों से कट गया। इसको हम भाग देते हैं, इसको भाग देना 0.067 केल्विन आता है। इसको आप काट लेंगे, साधारण कटाने पर इतना आएगा। ये क्या आ गया हमारा, हिमांक में और नमन। अब पूछा क्या, हिमांक, विलयन का हिमांक, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डेल टी एफ बराबर होता है, क्या होता है, हिमांक में और नमन जो है हमारा दिस माइनस दिस, शुद्ध हिमांक ऋण विलयन का हिमांक। ये पूछ क्या रहा है, विलयन का हिमांक निकालिए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। और हमको मिला है ये, और ये हम जान रहे हैं, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। पी एफ बराबर पी एफ नॉट माइनस डेल टी एफ, ये देखो इसको निकालना है। इसका वैल्यू हमें पता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो 273 और माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको रख देंगे, बताते हैं। इस तरह से इसका आंसर आता है, हिमांक में विलयन का हिमांक। ठीक है, एक
ये देखिए प्रश्न है, पहले सूत्र लिख देते हैं। पदार्थ का अणुभार निकालने के बोल रहा है, तो अणुभार MB इक्वल टू लिख देंगे हम लोग कि F क्या क्या दिया है देख लेना है कि F दिया हुआ है यहाँ पर, WB क्या है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान पदार्थ का 5 ग्राम, WB बराबर दे दिया है 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, डेल TF हिमांक में अवनमन, हिमांक में इतने का अवनमन हो जाता है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब, ये भी सेंटीग्रेड में है, ये भी सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ये भी सब सेंटीग्रेड में है। और क्या है, WA बराबर कितना दिया है, द्रव्यमान 50 ग्राम। दशमलव घटाते हैं, इसके दशमलव घटाने के लिए 2 शून्य 100 हो जाएगा, और जिस नीचे के दशमलव घटाने के लिए ऊपर 10 हो जाएगा। घटा दीजिए 1 2 3 1 2 3 5 एकम 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 के बाद 154.1 ग्राम पर मोल। ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से चारों पे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, गुड लक।